Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. I am working as a postgraduate teacher. Welcome to my YouTube channel. In last video, we discussed about the opening of the French Revolution कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसे तीन पार्ट में डिवाइड हुई, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, टैक्सेस कैसे इम्पोज हुए और ओपोस कैसे चालू हुआ और मिडिल क्लास में कैसे आइडिया आया कि ये जो कॉन्सेप्ट है फेड्यूलिज्म का वो गलत है और इक्वालिटी वाला राइट्स आना चाहिए। इसके बारे में हमने डिस्कस की थी। ये वीडियो है स्टैंडर्ड 9 के लिए एनसीईआरटी सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है रेवोल्यूशन कैसे आउटब्रेक हुआ, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो फ्रांस में क्या कंडीशन हुई, किस तरह से ओपोज हुआ, कैसे कैसे छोटे ओपोज एक बड़े से रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गए, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स है। वीडियो चालू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको सबको बोलना चाहूँगा कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करनी है चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको जो इसका नया पार्ट अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का वीडियो चालू करते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। तो उसके रीजंस क्या थे? तो उनके जो कोर्ट्स थे या आर्मी थी, उनके जो मेंटेनेंस थे, और जब लुइस 16 जब किंग बने तब उनकी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी। तो ये सब रीजंस की वजह से उन्होंने टैक्सेस इम्पोज किए थे। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम, यानी फ्यूडियल जो स्टेट था उसको ओल्ड रेजिम बोलते थे, द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। तो यहाँ पे मोनार्क जो राजा था वो अपनी विश से टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो उसके लिए उसको मीटिंग करनी पड़ती थी, उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे मैं आपको फिर याद करा दूँ, ये है लुइस 16 और ये उन्होंने जो मीटिंग अरेंज की थी वो है उनका असेंबली हॉल फ्रांस का। तो उन्होंने मीटिंग सेट की फॉर प्रपोजल ऑफ द न्यू टैक्सेस। द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो असेंबली थी वो कैसे बनी थी कि वहाँ के 3 एस्टेट जो थे, क्लेर्गी, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट जो जनरली लोकल पीपल से बनी हुई थी, जहाँ पे 90% ऑफ द पॉपुलेशन वो एस्टेट में आती थी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इस ये असेंबली में आ सकते थे और रिगार्डिंग दैट दे कुड टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. पर ये मीटिंग कब रखनी है वो जो राजा होता था, मोनार्क जो होता था, उसके हाथ में था। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। तो लास्ट जो ऐसी असेंबली हुई थी वो 1614 में हुई थी। वहाँ से लेके 1789 तक ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposal for new taxes. तो ये डेट है 5 मई 1789, ये आपको याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सल्स वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। तो ये वो हॉल है जहाँ पे ये जनरल एस्टेट मीटिंग हुई थी। ये अब यहाँ पे मेन बात जो थी वो ये थी कि जो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड एस्टेट के, वो यहाँ पे देखिए ये एरिया में सब खड़े हैं, और जो क्लर्गी और नोबिलिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको यहाँ पे बैठने के लिए जगह दी है।
तो ये डिस्क्रिमिनेशन साफ यहाँ पे दिख जाता है कि किस तरह से वहाँ पे इनइक्वालिटी का एटमोसफियर था. द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट सेंट 300 representatives each who were seated in row facing each other on two sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. तो फर्स्ट टू एस्टेट के सामने सामने बैठे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और जो 600 जिसके मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के, वो यहाँ पे देखिए ये खड़े हैं साइड पे, बाहर के साइड पे. द थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इस मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर. पर थर्ड एस्टेट का जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि उनके जो मेंबर्स थे वो सब एजुकेटेड थे. पीसेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन वेर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. तो यहाँ पे पीसेंट, आर्टिसन और वुमेन को अलाउड नहीं था, इसलिए फ्रांस में विमेन रिवोल्यूशन भी हुआ था, जो यही चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे. हाउएवर देयर ग्रीवनेंस and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. तो ये जो थर्ड एस्टेट थे उनके जो डिमांड्स थी और उनकी जो विशेष थी वो 40,000 लेटर्स में लिख के ये लोग ले गए थे. वोटिंग इन द एस्टेट्स जनरली इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट. दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. यानी एक एस्टेट का एक वोट, इस तरह से वहाँ पे वोटिंग होगी. बट मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नॉट बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट. पर थर्ड एस्टेट के मेंबर जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने ये डिमांड की कि नहीं, एस्टेट वाइज नहीं, हर एक मेंबर का आप वोट लो, तभी पता चलेगा व्हाट इज़ द रियलिटी. और ये डेमोक्रेटिक फॉर्म का एक टाइप है कि जहाँ पे हर एक सिटीज़न को राइट्स होता है कि वो वोट करे. तो ये जो कॉन्सेप्ट आए डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पोर्टेंस इसकी वजह से बढ़ जाता है कि ये कॉन्सेप्ट सब सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में इसके बाद उसको एक फोर्स मिला, वो ज़्यादा स्प्रेड हुए, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता चला. तो थर्ड एस्टेट के मेंबर ने डिमांड की कि भाई एस्टेट जो पूरा है वो वोट नहीं देगा, उसके बदले हर एक मेंबर का आप वोट लीजिए. दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रोजू इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये है रोजू यहाँ पे, और ये उनकी बुक है जो उन्होंने लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. और इसमें उन्होंने, ये फिलोसोफर थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और लिखा था उसकी बुक में. When the king rejected this proposal, member of the third estate walked out of the assembly in protest. पर लुइस ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, उसको डर था कि वो जो टैक्स इम्पोज करना चाहता है, अगर ईच पर्सन हमने वोटिंग की तो ये फेवर में नहीं आएगा, इसलिए उसने ये रिजेक्ट किया. उन्होंने जैसे ही ये रिजेक्ट किया, थर्ड एस्टेट के जितने भी मेंबर थे वो असेंबली से निकल गए. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन. तो थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने आप को स्पोक्समैन यानी कि प्रवक्ता समझते थे पूरी फ्रेंच नेशन के लिए. ऑन 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. तो वो जो आपको फोटो है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला है, ये टेनिस कोर्ट ग्राउंड है जो इंडोर था, वहाँ पे उन्होंने इकट्ठा होकर लोगों को समझाया. They declared themselves as a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. तो ये यूनिटी, मेन यूनिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे आता है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम के सामने यूनिटी में फाइट करते हो तो वहाँ पे आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड एस्टेट वाले, उन्होंने लोगों को यही बात बोली कि हमें डिस्पर्स नहीं होना है, हमें यूनिटी में खड़े रहना है. कब तक? जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनता नहीं है और मोनार्क का जो पावर है वो लिमिट में नहीं आता है. दे वर लेड बाय मार्ब्यू एंड एबेशियस. तो सॉरी, ये मैंने आपको बोला था
रोज़ू है, रोज़ू का मैंने फ़ोटो आपको लास्ट उसमें दिखाया था, लास्ट वीडियो में आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे देख लेना एक बार वो वीडियो ऑन करके। ये जो दो लीडर है वो है मार्ब्यू, ये मार्ब्यू है, और ये है एबी सी एस है। ये दोनों जो थे वो लीडर थे। was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege। तो ये दोनों नोबल फैमिली में बॉर्न हुए, पर उनकी जो सोच थी वो ऐसी थी कि ये फ्यूडियल सिस्टम है वो बंद होना चाहिए। He brought out a general and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. Abbassius, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate। तो उन्होंने ये पढ़ाई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपकी सोच बदल देता है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन पता चल जाता है। और आई ऑलवेज टेलिंग दिस थिंग टू माई ऑल स्टूडेंट दैट ऑलवेज ड्रीमिंग टू बिकम अ लीडर, नॉट द फॉलोअर। और लीडर बनने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ऐसा स्पीच होना चाहिए कि जिससे आप लोगों को कन्विंस कर सके। तो एबिशियस ने ऐसे पैम्पलेट डिस्प्ले किए जिसमें लिखा था कि थर्ड एस्टेट है क्या। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सेस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सिटेड विद टर्मोइल। Severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowded of angry women swarmed into the shop. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. तो बेस्टाइल का भी मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था। बेस्टाइल जो फोर्ट था जिसके अंदर सब प्रिजनर्स थे, वहाँ पे ये जो विमेंस थी, जो एंग्री क्राउड था, उन्होंने अटैक कर दिया। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर हैड hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chattuks। ये जो पिक्चर है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कैसे ये रिवॉल्ट पूरे फ्रांस में स्प्रेड हुआ, कैसे चैटुक्स के ऊपर अटैक हुआ, कैसे बेस्टाइल का फोर्ट डिस्ट्रॉय हुआ। They looted hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. तो लोग इतना भड़क गए कि उन्होंने सेल्फ अटैक चालू कर दिया और उसके वजह से नोबल्स की सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनको वहाँ से भागना पड़ा। Faced with the power of the revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution। तो ये सिचुएशन देख के लुइस कन्विंस हो गए कि अभी जो भी चेंज करना है वो करेंगे ही, क्योंकि अब लोग कंट्रोल में नहीं थे। और रिवोल्यूशन जब होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Thefts were abolished and lands owned by the church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres। तो ऐसे करके यहाँ पे लोगों ने पूरा सिस्टम बदल दिया। जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिले थे नोबल्स को और क्लर्गी को, वो सब एबोलाइज हो गए। टैक्सेस जो थे चर्च के वो भी कैंसल हो गए। और यहाँ से अब स्टोरी अलग चालू होती है। यहाँ से जो मोनार्क फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना। यहाँ अभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी डिसीज़न लिया जाएगा। तो वो क्या है, तो ये है
ये पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया गया है, जो आप टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार एक्सप्लेन ये कर दूंगा कि द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में वहाँ उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसका ड्राफ्ट रेडी हो गया। It means object was to limit the power of the monarch. This power, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive और judiciary। तो अब तक जो पावर खाली जो किंग के पास था वो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गया। जैसे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब ये जो था तो कंट्रोल रहेगा किंग का इसका, पर डिसीजन लिया जाएगा यहाँ नेशनल असेंबली में, और वोट करेंगे जितने भी मेंस थे वहाँ पे फ्रांस के, वो सब वोट करेंगे, और नेशनल असेंबली को कंट्रोल करेंगे मिनिस्टर्स, और उसके अंदर सभी स्टेट के लोग होंगे। तो इस तरह से ये पावर डिवाइड होगा। जो अब तक खाली किंग के हाथ में था, अब उसके बदले इस बेस से डिसीजन लिया जाएगा। जुडिशरी में आम लोग थे, एक्टिव सिटीजन्स, जो पैनल बनाते थे और उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता था। जो इससे पहले खाली किंग जो डिसीजन लेता था वैसा नहीं। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equally to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizen. तो यहाँ पे जो टैक्स भरते थे ऐसे लोगों को ये राइट्स दिया गया। अब हमारी कंट्री में कैसा है कि सब लोग को राइट्स है वोटिंग का, पर ये एक कॉन्सेप्ट भी यूज़फुल है कि जो टैक्स भरता है आप उनको ही सिटीजनशिप दीजिए, उनको ही राइट्स दीजिए कि वो वोट कर सके। तो ये जो करप्शन हो रहा है हमारी कंट्री में उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने का ये बेनिफिट है कि आपको नए आइडियाज़ आते हैं। That is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed a passive citizen. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. तो वो जो हाईएस्ट टैक्स पे करता है उसको ज़्यादा चांस रहता था कि वो असेंबली में मेंबर बने। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो ये उनका डिक्लेरेशन है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसको आप प्रियम्बल भी बोल सकते हो। अब इसके अंदर क्या लिखा है वो भी हम देखेंगे। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural right. तो इस तरह से आज हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो भी इसी तरह से है। यहाँ से इंस्पिरेशन हमको मिली है कि भाई राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, राइट टू स्पीच होना चाहिए। तो ये सब कॉन्सेप्ट अब यहाँ फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद आने लगे। अब इसके बारे में एक जर्नलिस्ट था जॉन पॉल मेरेट, ये उसकी फ़ोटो है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये जितने भी फ़ोटोज़ है बहुत सारे फ़ोटोज़ आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर आप कैरेक्टर को पहचानो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, तो आप जान सको कि कौन क्या था। और इन्होंने न्यूज़पेपर में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा था, रेवोल्यूशंस के बारे में। तो इस तरह से ये जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना। डेमोक्रेटिक तो नहीं बना था अभी तक, उसके लिए देर थी, पर जो मोनार्क की जो पावर थी वो यहाँ लिमिट में आ गई। अब इसके लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स यूज़ किए थे जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। जैसे द ब्रोकन चेन, वो था चेन वेर यूज टू फेटल स्लेव्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो ब्रोकन चेन है, अगर आप इसको जूम करके देखोगे यहाँ पे पिक्चर्स है,
ये रहा, ये सब ब्रोकन चेन्स है। तो ये फ्री होने का एग्जांपल्स देता है। द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसिस, वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ये यूनिटी रिप्रेजेंट करता था। फिर वन आई, तो द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। तो आइस का एग्जाम्पल ये था। फिर था स्केप्टर, सिंबल ऑफ लॉयल पावर। फिर था एक स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ एंटर्निटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बीइंग नॉर एंड। तो रिंग जो होती है ना ही उसका स्टार्टिंग होता है ना ही एंड होता है, ये वाला। ये सब सिंबल्स के बारे में आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा ही है। फिर रेड फ्रिगेन कैप, कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। तो फ्री होने के बाद ये कैप पहन सकते थे, ये ऐसे क्राउन जैसा एक डिस्क्राइब था। फिर ब्लू वाइट रेड, द नेशन कलर ऑफ फ्रांस। तो वो यहाँ पे एक मैंने नहीं दिखाया है, ये आगे आपको दिखाऊंगा। फिर द विंग्ड वुमेन, यानी पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, यानी लॉ अब फ्री हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। एंड द लॉ टेबल, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, ये लॉ टेबल है। तो ये सब सिंबल, इसके अलावा भी जो सिंबल्स थे, ये लिबर्टी जो एक रह गया था वो यहाँ पे है। तो ये सब सिंबल्स डिस्क्राइब करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशंस को। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आने वाला था वो था फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंडक्ट करेंगे। यहाँ तक जो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है वो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे देखने जाए तो, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक बार ये टॉपिक देख लेते हैं कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, वो तो हमने देख लिया। पर मोनार्क बिकम रिपब्लिक, फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना, ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, फिर भी आज हम देख लेते हैं। इसको मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। ऑल्दो लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, he entered into secret negotiation with the king of Persia. Ruler of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. तो फ्रांस के आजू बाजू के जो किंग थे वो भी टेंशन में आ गए, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट फ्रांस में हो रहा था उसकी इफ़ेक्ट आज नहीं तो कल उनके किंगडम में, उनके कंट्री में भी होने वाली थी। और उन्होंने लुइस को हेल्प करने के लिए अपने ट्रूप्स भेजे। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये उसका फ़ोटो है कि नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दी पर्सिया और ऑस्ट्रिया के साथ, क्योंकि उनको डाउट तो था ही कि किस तरह से ये पूरा गेम चेंज होने वाला है। उनको जो किंग लुइस को जो हेल्प मिलने वाली थी उनके बारे में भी उनको पता चल गया था। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविजंस टू जॉइन द आर्मी। दे सो दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेटिस ऑल ओवर यूरोप। Among the patriotic song they sung was the message composed by the poet Roget de Lazle. तो ये है पोएट रोगेट, ये उसका फ़ोटो है। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये पिक्चर भी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। और उन्होंने जो मर्सेल्स सॉन्ग जो कंपोज किया था वो आज की डेट में फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया है। Marseillaise as the march into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France.
The revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब ये रेवोल्यूशन हुआ था एक बार और, कि जब जितने भी मैन थे वो जब वॉर में बैटल में थे तब फीमेल जो थी वो सब वर्किंग कंडीशन में आ गई और तब उनको उनकी स्ट्रेंथ पता चली। और फीमेल रेवोल्यूशन का भी रीज़न यहाँ से ही हमको मिलता है। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society. Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own form of action. तो सब लोग चाहते थे कि ये रेवोल्यूशन और आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुए थे वहाँ पे भी कंडीशन थी कि जो टैक्स भरे उनको ही राइट्स मिलेगा। तो बाकी जो लोग थे उनके मन में था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको कॉमन राइट्स मिलना चाहिए। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम ए द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबियन क्लब। तो ये फादर जैकोब, इनके जो फॉलोअर थे उनकी जो क्लब थी, यूनिटी थी, वो इसमें सबसे एक्टिव थी। Women too who had been active throughout this period formed their own clubs. Section 4 of the chapter will tell you more about their activities and demands. तो इसके बारे में हम चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे। The members of the Jacobean club belong mainly to the less prosperous section of society. तो फादर जैकोब जो थे वो जो गरीब लोग थे उनकी फेवर में थे। They included small shopkeepers, artisans such as shoemaker, pastry cook, watchmaker, printers, as well as servants and daily wages workers. Their leader was Maximilian Robespierre. तो ये है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उनके जो लीडर थे वो। A large group among the Jacobians decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dog worker. तो ये जैकोबियन जो थे उन्होंने सोचा कि अब ट्राउज़र पहनेंगे जो डॉक वर्कर, यानी जो शिप्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे जो वर्क करते थे वो लोग जो पहनते थे वैसे। तो इस तरह से नए फैशन की स्टार्टिंग हुई। दिस वॉज द सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रिचेस। तो खाली उससे पहले जो नोबल्स थे वही इतना लंबा पैंट ट्राउज़र पहनते थे, और अब ये जो इनइक्वालिटी थी क्लोथ्स की वजह से वो दूर होने लगी। अब स्कूल में यूनिफॉर्म हम रखते हैं, कॉमन क्यों रखते हैं? क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स रहेंगे तो यहाँ पे अनइक्वालिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ फ्रांस में चालू हुआ था। अब ये जो लोग थे जैकोबियन, it was a way of proclaiming the end of the power wielded by the barriers of knee breeches, यानी कपड़े की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन था वो यहाँ पे दूर होने लगा। दिस जैकोबियन केम टू बी नोन एज द सेंस culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women however were not allowed to do so. तो यहाँ पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चालू था, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हो रहा था वो मैन के लिए हो रहा था, विमेन के बारे में अभी तक कोई सोच नहीं रहा था। In the summer of 1792, the Jacobian planned an insurrection of a large number of Persians who were aggrieved by the short supplies and high price of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries. ये ट्यूलरीज का पैलेस है, वहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया 1792 में। The king's guard and held the king himself as hostage for several hours. Later the assembly
voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All men of 21 years above, regardless of wealth, got the right to vote. तो यहाँ पे अभी कंप्लीट रिपब्लिक फ्रांस बनने की स्टार्टिंग हो गई थी, क्योंकि ये अटैक के बाद असेंबली ने जो रॉयल फैमिली थी उसको बचाने के लिए डिसीजन लिया कि जो भी 21 ईयर्स की एज से ऊपर का है वो वोट कर सकता है। अब हमारी कंट्री में 18 ईयर्स है, पर फ्रांस में वो टाइम पे 21 ईयर्स एज रखी थी। अब यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना ही वेल्थ का और ना ही और कोई डिस्क्रिमिनेशन। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France as a republic. As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, include the head of the गवर्नमेंट। तो रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे सिटीजन्स अपने लीडर को चूज करेंगे बाय वोटिंग। देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की। You can try and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they became so. तो जैसे इंडिया रिपब्लिक नेशन है। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. Treason यानी ब्रिटली of one's country government. तो ये चार्ज के ऊपर उनको सेंटेंस ऑफ डेथ दिया गया। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस डाला कॉन्कॉर्ड। ये प्लेस है जहाँ पे उनको फांसी दी गई थी। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। द क्वीन मरीन एंटोनिटी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। फिर उसके थोड़े टाइम में उनकी जो वाइफ थी वो उनकी भी डेथ हो गई, और इस तरह से जो मोनार्क फ्रांस था वो बना रिपब्लिक फ्रांस। तो ये स्टोरी है। अभी आगे भी बहुत कुछ डिटेल्स बाकी है, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक जो भी आपने देखा है सुना है वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर रिगार्डिंग इसके कोई क्वेश्चन है सो यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, और सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.